Welcome to the Chemistry for Better Tomorrow. Organic chemistry is game of outer cell electron. तो यहां पर फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं। मान लो मैंने आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया, है ना। मान लीजिए वो व्हाइट कलर का पाउडर है। अब पहले आपको चेक करना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप उसको बर्न कीजिए। जैसे आप बर्न करते हो, अगर वो बर्न हो रहा है ना, वो जलता है तो वो ऑर्गेनिक है, अगर नहीं जलता है तो वो इनऑर्गेनिक है। इन जनरल 100% नहीं है ये। तो मान लो वो जल रहा है, मतलब द कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैंने तो आपको व्हाइट कलर का पाउडर दे दिया था थोड़ा सा, है ना। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है ये मुझे जानना है। तो सबसे पहले वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, या फिर हम मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? तो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, मतलब पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी एलिमेंट्स देखते हो उन सबको हम एटम बोलते हैं। अब एक से ज्यादा एटम अगर कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें एक चीज कॉमन होगी और वो होगा कार्बन। क्लियर है? क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो पहले एटम समझते हैं, है ना। चलो कोई भी एटम है तो ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव। उसके बाद आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आउटर सेल में अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। नहीं पढ़ा है कोई इश्यू नहीं, हम यहां पर डिस्कस करेंगे जितनी हमें जरूरत है। तो आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि यहां पर सेल होते हैं, के सेल, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, हमें उसकी जरूरत नहीं है ना। और वहां पर आप लोगों को बताया गया होगा कि ये के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? 8, है ना। वैसे ही इसमें और 10 जोड़ दो तो कितने हो गए? यहां पर सॉरी 18, और यहां पर होगा 32। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लेकिन यहां पर हम और एक चीज डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियस के पास जो होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। क्या बताया मैंने? एस ऑर्बिटल। उससे आगे अगर जाएंगे तो यहां पर 2 ऑर्बिटल्स रहती है। ये जो एल सेल है ना, या पास पास में 2 ऑर्बिटल होती है। एक एस ऑर्बिटल हो गई, यहां पर भी एस तो होगा और साथ में पी भी होगा। तो देखो यहां पर एस में हमें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। सेम यहां पर भी एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? 6। तो यहां पर 2 + 6 8 हो गया, मतलब मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, है ना। चलो तो अब हमें यहां पर किसके बारे में डिस्कस करना है? कार्बन के बारे में। तो देखो ये कार्बन है हमारा, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका मतलब क्या है? इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मुझे। कैसे लिखूंगा मैं? सबसे पहले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम बोलते हैं 1s, और s में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद इसको नंबर देते हैं 2, तो ये 2s2। उसके बाद ये p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 एकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर कितने एकोमोडेट करने हैं? अभी 2 और 2 4 हो गए, और 2 जोड़ देते हैं, है ना। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। अब हमने यहां पर टाइटल लगाया है टेट्रा बैलेंस ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है।
तो बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, और पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, और ये एक पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये जो बॉन्ड बना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अफवाह, पॉलिंग, हुन, इसके रूल्स लागू होते हैं। एस ऑर्बिटल एक ही होती है, जबकि पी ऑर्बिटल 3 होती है। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में एकोमोडेट होंगे। फिर यहां पर सॉरी 1s2 हो गया, फिर से 2s, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही। और पी ऑर्बिटल जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक है। तो यहां पर टोटल आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला क्वेश्चन है आउटर सेल किसको बोलेंगे, है ना। तो जिसका ये लास्ट वाला नंबर सेम है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उसको हम आउटर सेल बोलेंगे। तो ये दोनों का सेम और ज्यादा, तो ये दोनों 2 है, तो ये हमारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 पेड, मैक्सिमम 2 ही एकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि यहां पर 2 अनपेड है। तो क्या हो सकता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग के साथ, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली जब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे 1s में, क्योंकि जो बॉन्ड बनने वाला है वो आउटर सेल से ही बनने वाला है। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर जाएगा, और मूव करता है तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा और यहां पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। चलो फिर से यहां पर आ जाते हैं। तो ये कोई भी कंपाउंड दे दिया था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब वो मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, है ना। एटम क्या होता है, कैसे होता है, हमने डिस्कस कर लिया। कार्बन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं, है ना। तो देखो आपको पहले जमाने में, बहुत सालों पहले, जब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता लगाना होता था तो बहुत सारे रिएक्शंस करने पड़ते थे और बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन आज की डेट में एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी हेल्प से आप इजीली पता कर सकते हो। तो पहले जैसे मैंने बताया था, नेचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं एक से ज्यादा बनते हैं, तो पहले आपको उन कंपाउंड को सेपरेट करना पड़ेगा। चलो सेपरेट कर लिया, अब प्योर हो गया। प्योर है या नहीं है ये चेक करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि HPLC हो गया, है ना। तो मान लो पता कर लिया कि ये प्योर है। अब प्योर कंपाउंड है तो उसको हम एनालिसिस के लिए भेजेंगे। हम एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन से एटम के साथ कौन सा एटम अटैच है। क्लियर? उसी तरह NMR एक टेक्निक है, वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि आज बहुत ही फेमस है, रिसर्चर्स सभी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हमारे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप मतलब रिएक्टिव साइट कौन सी है पता चल जाता है। बहुत सारी चीज है, आज आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
मतलब मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमें पता चल जाता है। फिर उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसमें बॉन्डिंग कैसा है ना, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में कैसा है, मतलब कौन सा एटम स्पेस में कैसे फैला हुआ है, ये सारी चीजें कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है, बाय नोइंग फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर it is easy to understand and predict the properties of molecule। मतलब आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आप उसके बारे में क्या पता लगा सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो इसके बारे में आप पता लगा सकते हो। दूसरा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है ना, उसके हिसाब से आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलेगा। और एक चीज इसके बाद, कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें समझना है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। मान लो हम सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक कार्बन ले रहे हैं, जैसे हमने बता दिया ये 4 बॉन्ड बना सकता है ना। यहां पर मान लो एक हाइड्रोजन है, उसके पास आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी हाइड्रोजन, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ। अब होगा क्या, मान लो ये एस ऑर्बिटल और इसका भी एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, सभी में 1s1 है। हो सकता है आपको यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट लगे, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वाला, वो पढ़ लिया है तो आपके लिए इजी है, आपको यहां पर कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, किसके बीच बना, ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच। यहां पर ये इसका पी ऑर्बिटल और ये एस, तो ये पी और एस, ये भी पी और एस और ये भी पी और एस, मतलब ये अलग अलग ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये बॉन्ड भी अलग बनने चाहिए, ये तीनों सेम रहेंगे जबकि ये अलग बनेगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया तो ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अभी यहां पर जितना डिस्टेंस है ये दोनों के बीच, ये कार्बन और हाइड्रोजन, सेम डिस्टेंस सभी कार्बन हाइड्रोजन में पाया गया। वैसे ही ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, वो भी चारों की सेम है। बॉन्ड लेंथ भी चारों की सेम, बॉन्ड एंथैल्पी भी चारों की सेम। इसका मतलब ये ऐसे कंबाइन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अब यहां पर होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाओगे, है ना। एक बार में सब चीजें समझ में नहीं आती। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस, साथ में लिखना है आपको, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals of slightly different energies to give equi-energic and
shape. The process of intermixing of orbital of slightly different energies to give orbitals having equi-energic and shape. अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो देखो यहां पर हमने एक एटम बनाया था ऐसे, ये एस ऑर्बिटल था, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है। एस के बाद कौन सा आता था, ये यहां पर एस ऑर्बिटल और पास में पी रहता है। अब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास में है उसका एनर्जी क्या होगा, कम। उसके बाद एस और पी का एनर्जी थोड़ा ज्यादा, तो इसका एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। अब इन दोनों में क्या होगा, ये एस ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, ऐसा, जबकि पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा डम्बल शेप का, है ना। तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये कितनी है, एक, ये भी कितनी है, एक। मतलब ये दो है तो बनेंगे दो ही, लेकिन वो कुछ अलग होंगे ऐसे। ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया। अब इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस था थोड़ा ज्यादा, जबकि ये जो दो नए बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका एनर्जी भी सेम होगा, इनका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट था, इनका एनर्जी सेम है, और इनका शेप भी सेम होगा, जबकि इनका शेप भी अलग था। तो इनको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले यहां पर होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में ये एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स, इसको हम ऐसा लिखते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कोऑर्डिनेट में जो 3 होते हैं वही। तो ये कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1s के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। फिर ये 4 सेम ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये कौन सा है, sp3, ये कौन सा sp3, ये कौन सा sp3। तो सभी sp3 ऑर्बिटल्स है, सभी का एनर्जी सेम है, सभी का शेप भी सेम है, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाइड्रोजन इसको एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये सभी बॉन्ड का लेंथ सेम है और सभी का बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी भी सेम है। ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। एक्चुअल में ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। कैसे, ये एक देखो आप, ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों बॉन्ड स्पेस में 3 डायमेंशन में ऐसे अरेंज होंगे जिससे इन चारों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्सन हो, है ना। तो ये ऐसा अरेंज हो जाते हैं। अब इसका जो शेप बनता है वो शेप बनता है टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, ऐसा शेप है जिसके पास 4 बाजुएं हैं। तो ये देखो, ये 2 रेड और ये ग्रीन, ये एक फेस हो गया। फिर यहां पर देखो, ये रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये दूसरा फेस हो गया। फिर यहां पर देखो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये तीसरा फेस हो गया, और चौथा फेस ये नीचे वाला, 2 रेड और ब्लैक। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो CH4 का ये शेप हो गया। ये तो हमने एक ही बॉन्ड बनाया, लेकिन कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग से, है ना। तो वो हमें उसकी वैलेंसी से पता चलता है। फिर उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, उसके साथ ही हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, तो इससे हमें पता चल गया। चलो, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3। सेम चीज अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, 3 हाइब्रिडाइजेशन देखने हमें, sp3 देख लिया हमने,
अब sp2 और sp भी देखेंगे। चलो फटाफट देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये एक वैलेंसी दोनों का सेटिस्फाई हो गया। अब यहां पर दो हाइड्रोजन और जुड़ रहे हैं दोनों के साथ, है ना, तो ये 3 बॉन्ड हो गए इसके। अब चौथा बॉन्ड जो है वो ये दो कार्बन कार्बन के बीच बन रहा है, तो कैसे होगा? फटाफट मैं यहां पर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखूंगा मैं? 1s2 2s, एक यहां से यहां जाएगा, 2s1 2p3 हो गया। चलो अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एकोमोडेट किए जाते हैं? यहां पर एक, यहां पर भी एक, और यहां पर 3 ऑर्बिटल्स है, px py और pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है ना। तो यहां पर इसकी एक s ऑर्बिटल और इसकी 2 p ऑर्बिटल, क्या होगा? उसके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो क्या होगा? एक है और ये 2 है, तो 1 + 2 मतलब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी? 3। तो ये हो गया हमारा 1s। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ये तीनों के बीच हो रहा है, यहां पर ऐसे ही रहेगा, इसका हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका एनर्जी थोड़ा अलग है ना। अब ये कंबाइन होगा, किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ये मान लो ये कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन हो गए, फिर यहां पर क्या कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन। यहां पर क्या कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन, है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, और sp2 हाइब्रिडेशन जब होगा तब यहां पर ये जो pz है उसमें एक एक क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होगा। अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ये तीनों के बीच हुआ, तीनों के बीच हुआ, तो स्पेस में ये कैसे रहेगा? मान लो ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, तो प्लेन में यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन है बीच में, और दूसरा कार्बन यहां पर होगा, मतलब ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। अब ये जो है कार्बन, इसकी कौन सी ऑर्बिटल बाकी रहेगी? pz अनहाइब्रिडाइज्ड, तो वो प्लेन के ऊपर होगी और वो प्लेन के नीचे भी होगी, और ये प्लेन से परपेंडिकुलर होगी, है ना। ये प्लेन है, यहां पर ऊपर pz ऑर्बिटल होगी, सेम यहां पर भी pz ऑर्बिटल है, तो ये दोनों कार्बन की pz ऑर्बिटल हो गई। तो यहां पर pz ऑर्बिटल है, यहां पर pz ऑर्बिटल है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, और यहां पर भी हम ऐसे क्लाउड दिखाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऊपर वो नीचे दोनों जगह पे होता है। क्लियर है? वैसे ही sp हाइब्रिडेशन हमें सोचना है, sp हाइब्रिडेशन फटाफट समझ लेते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? मान लो ऐसा है कुछ कार्बन, ये कार्बन ने एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और यहां पर एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, है ना। चलो ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग वाला, है ना। वो नहीं पढ़ा है तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक्साइटेड स्टेट में मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये एक s और एक p के बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, ये sp है, ये भी sp है। अब मान लो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है,
तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो ये दो सिग्मा बॉन्ड बने, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा। क्लियर है? अब ये जो है पी वाई और पी जेड, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दो बॉन्ड बना सकते हैं। अब यहां पर दूसरा कार्बन भी होगा, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पी एक्स और पी वाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बुक में, ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर और नीचे पी ऑर्बिटल है, यहां साइड में भी पी ऑर्बिटल है, ये ऊपर है ये साइड में है ना, तो उनके बीच ओवरलैपिंग होगा। यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कार्बन ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां पर भी कार्बन, यहां उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, इंटरमिक्सिंग हो गया। अब यहां पर एक ऑर्बिटल पी वाई है और एक यहां पर सेम पी जेड है, यहां पर भी पी वाई और पी जेड है। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच सेम, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, मतलब ये एक ही बॉन्ड है, ये पी वाई और वैसे ये पी जेड एक ही बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम ऊपर और नीचे दिखाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल का शेप पता चल सकता है ना। चलो अब और एक चीज, 3 हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस किया, sp, sp2 और sp3। अब s और p ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल है ना, तो ये sp, sp2 और sp3। अब इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? परसेंटेज s, एक s और एक p, मतलब यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर है 50%, यहां पर एक s है और 2 p है, मतलब यहां पर 33.33% है, यहां पर 3 p है, मतलब s का कैरेक्टर कितना है? 25। अब हमें पता है कि s कैरेक्टर जो है वो न्यूक्लियस से नजदीक रहता है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है और डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और बॉन्ड लेंथ, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये नजदीक और ये दूर है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच बॉन्ड, तो ये बॉन्ड छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब इसका बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना। तो sp में बॉन्ड एंथैल्पी क्या चाहिए? हमें ज्यादा चाहिए। sp3 में बॉन्ड एंथैल्पी कम चाहिए। बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका इंटरमीडिएट रहेगा। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ पता चलता है। दूसरा एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आप बोलोगे कि ये क्या है? आप ये भी शायद पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है? अब कोई बात नहीं, चलो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? ये दोनों में से जिसका टेंडेंसी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का ज्यादा है, उसको उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में डिफाइन कर दें
व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड। लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होगा? तो देखो यहां पर कार्बन है, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ गया। मान लो कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना? तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा। सेम मान लो अगर यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है और कार्बन का उससे भी कम है, क्योंकि यहां पर इसका साइज छोटा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में ऑक्सीजन का साइज एटम का छोटा है, नाइट्रोजन का उससे थोड़ा बड़ा है, जबकि कार्बन का साइज उससे बड़ा है। साइज जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा? ये न्यूक्लियस से या बाहर डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी मतलब अट्रैक्शन कम हो गया, तो वो न्यूक्लियस उसको कम खींच सकता है। अब यहां पर हमने ले लिया sp, sp2 और sp3, तो मैंने बता दिया कि यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा है? ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब क्या है? न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो वो जब जुड़ेगा किसी और एटम के साथ तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होगा? एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना? तो जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और ये आगे जाके हम जब इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हाँ, और मुझे पता है कि आप लोगों को यह भी पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना? जबकि उसके बाद वाला एटम कितना बनाता है वो भी आप एक बार बता दो मुझे। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो ऑक्टेट रूल आपको पता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से वो बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 4। नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते? 5। ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते? 6। और फ्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं? 7। हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको शेयरिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसका वैलेंसी 4 कहलाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 तो ऑलरेडी है, वो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका वैलेंसी हम 3 बोलते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 तो है ही, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन के पास 7 है, तो ये 1 बॉन्ड बनाता है। मतलब ये आपको पता था, है ना? और एक चीज मुझे बतानी थी कि यहां पर नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एकोमोडेट होते? तो देखो पहले 1s2 में 2, उसके बाद 2s2 में 2, उसके बाद 2p में कितने होंगे? 2 और 2 4, और यहां पर होंगे 3। अब इसका
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, सॉरी यहां पर 3 अनपेड है। मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बन रहा है, बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 3। वैसे ही ऑक्सीजन के पास 2 है, फ्लोरीन के पास कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? चलो और एक चीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, यहां लिखता हूं मैं, और एक चीज हमें डिस्कस करनी है फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो यहां पर हमने कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का शेप, हमें सिर्फ यही 3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस करना था, sp3, sp2 और sp। तो sp3 में शेप क्या बन रहा था? टेट्राहाइड्रल। sp2 में शेप क्या बन रहा था? sp2 में, तो देखो मैंने बताया था कि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना। तो अनहाइब्रिडाइज जो है उसको हमें काउंट नहीं करना है, तो इसका शेप क्या बनेगा? ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये तीनों है, तो यहां से आप एक शेप बनाओ। कौन सा शेप बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका शेप बनेगा ट्राइगोनल, 3 एंड है ना, और वो एक ही प्लेन में है तो बनेगा प्लेनर। जहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अभी हमने बनाया था ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर हमने बनाए थे 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये एक ही प्लेन में रहेंगे और इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। जहां पे ये जैसे हमारा एक फेन होता है, फेन के जैसे दिखता है ये, तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा 120, और ये है टेट्राहेड्रल, ये पीछे है बॉन्ड है ना, तो इनके बीच, ये किसी भी दो के बीच बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, या फिर कुछ लोग लिखते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट, कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका क्या होगा? शेप लीनियर शेप होगा। चलो पाई बॉन्ड जैसे ही बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था पाई बॉन्ड कैसे बन सकता है। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले तो ये दो एडजेसेंट कार्बन के पास क्या होना चाहिए? अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होनी चाहिए, और वो भी कहां पर होनी चाहिए? तो ये जो प्लेन है ये कार्बन का, मान लो ये कार्बन है, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये दूसरा हाइड्रोजन। अब इसके परपेंडिकुलर ये पूरा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। सेम ये हम ऐसे दिखाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसके ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। क्लियर? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होता है। अब इससे होता क्या है? तो जब भी इसका रिएक्शन किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ होता है, तो अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर फटाफट अटैक कर देता है, और इसकी कई सारी केमिकल्स रिएक्शन हम आगे जाके देखेंगे, है ना। तो ये था बस सिंपल सा
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, उसका शेप कैसे निकल के आता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज देखनी है। आपको एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वहां पर आपको काउंट करने हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो जहां पर एक ही बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कहीं पर भी आपको दो बॉन्ड दिख रहे तो वहां पर एक सिग्मा एक पाई, कहीं पर तीन बॉन्ड दिख रहे हैं तो वहां पर एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है। क्लियर? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।